गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सभी? आई थिंक सभी अच्छे होंगे पहले की तरह, और सभी वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देख रहे होंगे। अभी तक मुझे कोई कमेंट में डाउट तो नहीं मिला, इसका मतलब सभी वीडियो के लेक्चर को अच्छे से समझ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप इवॉल्विंग। ठीक है, तो कल हमने किया था हेनरीज लॉ, जहां पे हमने समझा था कि गैस की सोल्यूबिलिटी प्रेशर के साथ किस तरह चेंज होती है लिक्विड के अंदर। वहां पर हमने एक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, दैट वाज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। और हेनरीज कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो अफेक्ट होती है बाय चेंज इन टेम्परेचर और बाय द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। आज हम करेंगे लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड इन लिक्विड में भी हम एक लॉ पढ़ेंगे, उसका नाम है रोल्स लॉ। ये रोल्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। सो इस लेक्चर को पूरा देखेंगे। ठीक है, मैं नोटिस कर रहा हूं कि सभी बच्चे लेक्चर कंप्लीट नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि इसे कंप्लीट देखें ताकि नॉलेज कंप्लीट मिले। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। तो लिक्विड इन लिक्विड, तो एक बात हम जान चुके हैं स्टार्टिंग में कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि जो जैसा है उसी में ही डिसॉल्व होता है। तो अगर मेरे पास कोई पोलर है तो पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर, और अगर मेरे पास कोई लिक्विड नॉन पोलर है तो नॉन पोलर विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर। तो मान लेते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास लिक्विड ए है और मेरे पास लिक्विड बी है। दोनों का नेचर सेम है। दे कैन आइदर बी पोलर और दे कैन बी नॉन पोलर एंड दे मेक ए सॉल्यूशन। लेट्स से एक्वस बोल देता हूं, तो मैं कहता हूं कि जो बी है वो वाटर है, मान लेते हैं बी वाटर है, और ये मान लेते हैं अल्कोहल है। ठीक है, तो अल्कोहल को वाटर में मिलाया, वाटर की सॉल्वेंट है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा मेरे पास दैट विल बी नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखे, एक्वस का मतलब होता है कि जब कोई चीज पानी में डिसॉल्व की गई है। ठीक है, बात ही बात। अगर मान लीजिए कभी आपको ALC लिखा मिला, अल्कोहलिक, इसका मतलब है सॉल्वेंट यहां पे अल्कोहल है। अगर आपको लिखा मिला है AM अमोनिएटेड, इसका मतलब सॉल्वेंट वहां पे अमोनिया है। उसी तरह हमारे पास और भी अलग तरह के सॉल्वेंट हो सकते हैं। जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारे पास है वो वाटर है, इसलिए यहां पे टर्म क्या आई है, एक्वस आई है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो अब ए और बी का जो सॉल्यूशन बना वो तीन तरह का हो सकता है। पहला हो सकता है एक्सोथर्मिक नेचर का, मतलब हो सकता है कि इसमें जो हीट है वो रिलीज हो। दूसरा हो सकता है एंडोथर्मिक नेचर का, हो सकता है कि इस सॉल्यूशन के दौरान हीट हमारी एब्जॉर्ब हो जाए। और तीसरा हो सकता है नॉर्मल सॉल्यूशन, मतलब इसमें एंथैल्पी का चेंज नहीं होगा, इसमें ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी और ना ही हीट गेन होगी। ठीक है, ओके, इन तीन के बारे में डिस्कस करेंगे हम, बट बाद में करेंगे, दैट विल बी सेव्ड फॉर लेटर, इसे बाद में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ओके, अब एक टर्म मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहां पे, उसका नाम है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर टर्म के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर में। व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर सब जानते हैं ना क्या होता है, कि जब भी कोई लिक्विड गैस में चेंज होता है तो उस गैस को हम वेपर कहते हैं। ठीक है, तो लिक्विड जब गैस में चेंज होता है तो जो गैस वहां पर है उसको हम वेपर कहते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड H2O गैस में चेंज हो गया, तो इसको मैं गैस तो कहूंगा ही कहूंगा, बट साथ ही मैं इसको वाटर वेपर भी कह सकता हूं। थोड़ा फर्क है गैस और वेपर में। गैस के पार्टिकल का साइज अगर ये वाला है तो वेपर के पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होगा उससे। तो अगर ये गैस है तो ये वेपर होगा।
वेपर में कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, थोड़ा सा साइज वेपर के पार्टिकल्स का बड़ा होता है गैस के पार्टिकल्स से, ठीक है। अब बात करनी है वेपर प्रेशर होता क्या है। मान लीजिए कि मेरे पास प्रेजेंट है एक कंटेनर, इस कंटेनर में मैंने लिक्विड भर दिया है, लेट्स से लिक्विड का नाम है ए। ये कंटेनर ऊपर से बंद है, क्लोज्ड है, तो ए लिक्विड जो है इक्विलिब्रियम बनाएगा किसके साथ, अपने वेपर्स के साथ। मतलब जो यहां पे स्पेस है वहां पे कुछ अमाउंट में मेरे पास ए के वेपर प्रेजेंट होंगे। अब क्योंकि कंटेनर बंद है तो ये वेपर बाहर नहीं जा सकते। अगर वेपर बाहर चले जाते तो लिक्विड धीरे धीरे अपना वॉल्यूम कम कर देता एंड दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड इवेपोरेशन। इन इवेपोरेशन लिक्विड पार्टिकल्स जो है एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करते हैं, देन दैट पार्टिकल्स गेट काइनेटिक एनर्जी और वो लिक्विड सरफेस को छोड़ के गैस या एयर में चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब अगर मैं ऊपर से कंटेनर को बंद कर देता हूं तो लिक्विड के वेपर बाहर नहीं जा पाएंगे, वो यहां पर इकट्ठे होते रहेंगे एंड एक ऐसा टाइम आएगा जब यहां पर वो सैचुरेट हो जाएंगे। सैचुरेट होने का मतलब है कि अब लिक्विड के और ज्यादा वेपर नहीं बनेंगे। तो उस सैचुरेशन पॉइंट पे जो ये गैस, जो ए के वेपर्स है, ये ए के वेपर्स जो प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर एज वेल ऑन द लिक्विड, उस प्रेशर को हम कहेंगे वेपर प्रेशर। मैं ये बात रिपीट कर देता हूं कि जो ए के वेपर्स यहां पे गैदर हुए हैं, ये ए के वेपर सैचुरेटेड है, इसका मतलब है लिक्विड अब वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। उस पॉइंट पे जो ये ए के वेपर्स प्रेशर अप्लाई करेंगे उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। एंड एक बात ध्यान रखनी है कि जब ये सैचुरेशन पॉइंट अचीव होता है उस केस में ए लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद ए गैस। तो वेपर प्रेशर हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब लिक्विड और गैस दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पे होते हैं, एंड एट दैट पॉइंट वी रिकॉर्ड द हाईएस्ट वेपर प्रेशर। क्लियर और नॉट? ओके, इसे नोट करेंगे, थोड़ा बहुत डायग्रामेटिकली लिखेंगे, लेकिन इसके कंप्लीट नोट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, आप वहां से जाके नोट्स कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सो डोंट बॉदर टू राइट ऑल दीज थिंग, यू विल गेट ऑल द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो अभी हमने पढ़ा वेपर प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो वेपर प्रेशर समझ में सभी को आ गया होगा आई थिंक। तो मैं फिर एक बार हल्का सा डिस्कस कर देता हूं। ये मेरे पास कंटेनर है, इसमें मेरे पास प्रेजेंट है कोई लिक्विड ए, इसके ऊपर यहां पर वेपर प्रेजेंट है, दिस इज द वेपर ऑफ गैस ए। अब एक मैं टर्म, एक सिंबल इंट्रोड्यूस करूंगा यहां पे, उस पर ध्यान देंगे। अब क्योंकि यहां पे इक्विलिब्रियम बन चुका है कि मतलब ए लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद ए गैस, तो अब हम यहां पे वेपर प्रेशर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उस वेपर प्रेशर को जो सिंबल दिया जाता है वो है P नॉट ए। यहां पे P का मतलब है प्रेशर, ए हमारा कोई कंपोनेंट है, जैसे ए हमारे पास लिक्विड था तो वो कोई कंपोनेंट है, और यहां पे नोट का मतलब है प्योर। प्योर मतलब कि सिर्फ वहां पे ए ही प्रेजेंट है। तो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। सिमिलरली अगर मेरे पास यहां पे एक और कंटेनर है, इसके अंदर मेरे पास एक और लिक्विड प्रेजेंट है, मान लेते हैं कि ये लिक्विड बी है, यहां पर मेरे पास वेपर बनेंगे, तो वेपर मेरे पास बनेंगे बी के ही, और यहां पर जो प्रेशर रिकॉर्ड मैं करूंगा दैट विल बी नोन एज P नॉट B, where P is the pressure, B is the component and naught is the pure state. So this is the vapor pressure of component B in pure state. Clear or not?
अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो आफ्टर मिक्सिंग ए एंड बी मुझे मिला एक सेपरेट कंटेनर में सॉल्यूशन। Now in this we have liquid A and we have liquid B. So this combinedly is called solution. अब लिक्विड A है तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर मेरे पास वेपर भी प्रेजेंट होंगे, तो ये है मेरे पास A के वेपर और कुछ मेरे पास है यहां पर B के वेपर। समझे बात ये वाली कि नहीं? ओके, अब अगर A के वेपर प्रेजेंट है तो यहां पे वेपर प्रेशर A का भी होगा, उस वेपर प्रेशर A को मैं डिनोट करता हूं PA के साथ, और उसी तरह मेरे पास वेपर प्रेशर B का भी होगा, उसे मैं डिनोट करता हूं PB के साथ। अब ध्यान दीजिए मैंने यहां पे नोट नहीं लगाया है, नोट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अब ये चीज प्योर नहीं है, अब ये चीज बन चुकी है मिक्सचर। तो प्योर और मिक्सचर में क्या फर्क है उसकी वीडियो बनाई गई है, उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में भी, वाचा कीजिएगा। ओके, अब क्योंकि ये प्योर नहीं है तो मैंने यहां पे नोट नहीं लगाया। अब यहां पे आता है रोल्स लॉ का काम। तो रोल्स लॉ क्या कहता है? रोल्स लॉ कहता है कि जो ये प्रेशर PB है या जो ये प्रेशर PA है वो प्रोपोर्शनल है उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के, और वो मोल फ्रैक्शन कहां मिलेगी आपको? इन द सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि इस सॉल्यूशन में, इस लिक्विड सॉल्यूशन में A की मोल फ्रैक्शन XA है और B की मोल फ्रैक्शन XB है। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ वो कहता है कि जो PA है वो प्रोपोर्शनल है XA के, और जो PB है वो प्रोपोर्शनल है XB के। इज दिस पार्ट क्लियर टू यू और नॉट? ओके, वेरी गुड, इफ इट इज क्लियर। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब रिमूव किया गया तो ये देखा गया कि जो PA है वो बराबर होगा P नॉट A XA। उसी तरह इसे भी रिमूव करेंगे, जो PB है दैट विल बी P नॉट B XB। ठीक है, इस बात को हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। लेट मी टेक दिस वन, लेट मी कॉल दैट 1। तो यूजिंग 1 कि ये फॉर्मूला ठीक है भी कि नहीं है, क्लियर? ध्यान देंगे पर यहां पे जब A प्योर स्टेट में था तो उसका प्रेशर था P नॉट A। प्योर स्टेट का मतलब है कि वहां पे सिर्फ A ही था। यूजिंग द फॉर्मूला PA इज इक्वल टू P नॉट A XA, अगर XA इक्वल टू 1 हो जाए, XA इक्वल टू 1 होने का मतलब है कि वहां पे सिर्फ A कंपोनेंट ही प्रेजेंट है। नाउ दैट हैज बिकम प्योर। ठीक है, जब XA 1 होगा तो ऑब्वियसली बात है XB 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मोल फ्रैक्शंस का जो सम है वो 1 होता है। अगर XA 1 है तो XB 0 होगा। XB 0 होने का मतलब ये है कि उस कंटेनर में B कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ क्या प्रेजेंट है? A कंपोनेंट है। तो अगर मैं इस वैल्यू को पुट करता हूं तो जो PA है दैट विल कम आउट टू बी P नॉट A। दैट मीन जो रोल्स ने कहा था कि PA इज इक्वल टू P नॉट X है, वो ठीक बात है यहां पे कि जब हमारी मोल फ्रैक्शन 1 को अप्रोच करेगी, मतलब जब हमारे पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, तो उस सॉल्यूशन के कंपोनेंट का प्रेशर प्योर कंपोनेंट के प्रेशर के बराबर हो जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। इसे नोट कर लेंगे, इसका डेफिनेशन पार्ट आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन वाले लिंक के अंदर। ठीक है, ओके, तो आगे देखते हैं। अब हमें चाहिए टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर, और यहां पर हम यूज करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। वो कहता है, डाल्टन लॉ कहता है, जो हमने 11th क्लास में किया था, वो ये कहता है कि अगर आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में आपके पास प्रेजेंट है 2 और मोर गैसेस, तो उस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है वो उन सभी गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये कंटेनर है हमारा, उसमें मेरे पास प्रेजेंट है A, B एंड C।
तो इसमें पार्शियल प्रेशर ए का पी होगा, बी का पी होगा और सी का होगा पी। तो जो अंदर का टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू पी प्लस पी प्लस पी। इसी डाल्टन के लॉ को हम अगर यहां पे अप्लाई करते हैं तो इस वेपर स्टेट में जो टोटल प्रेशर होगा आई विल कॉल दैट पी सॉल्यूशन, और इसको मैं पी एस भी लिख सकता हूं। किसी किसी जगह आपको ये पी टी लिखा मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, पी एस हो, पी टी हो या पी सॉल्यूशन हो। यहाँ पे टी का मतलब टोटल है, ध्यान रखेंगे बात ये वाली, टोटल प्रेशर। तो ये जो पी एस या पी सॉल्यूशन है दैट विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, वेयर ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन स्टेट। मैं टर्म डिफाइन कर देता हूं यहां पे एक बार। पी ए क्या है, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन स्टेट, कि जब वो सॉल्यूशन स्टेट में था। पी बी क्या है, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन स्टेट। और जो पी नोट ए है वो क्या था, दैट इज इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। और पी नोट बी क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पी एस, टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब अगर मैं इन टर्म्स को इलैबोरेट करता हूं, मैं ये जानता हूं कि जो पी ए है दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और जो पी बी है दैट इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। इसे मैं पुट कर दूंगा यहां पे, दैट विल बिकम पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और मैं ये भी जानता हूं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको किसी एक कंपोनेंट के टर्म्स में लिखना चाहूं तो ये बनेगा एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। पुट इट हियर, दैट विल बिकम पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। And on further solving that will become P naught A plus XB will be common, P naught B minus P naught A, that will be the vapor pressure of complete solution. So this formula can be used to solve numericals, which we will do later. Okay, इसे भी थोड़ा देख लेंगे ध्यान से, नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो अब हम एक जरा ग्राफिकल मेथड से भी समझ लेते हैं रोल्स लॉ को अच्छे से। तो हम जो ग्राफ बनाने वाले हैं वो कुछ इस तरह का होगा। यहां पर मान लीजिए मेरे पास प्रेजेंट है पी नॉट ए, यहां पर मेरे पास मान लीजिए प्रेजेंट है पी नॉट बी। यहां पर है मोल फ्रैक्शन एक्स ए जो इक्वल टू 1 है, तो एक्स बी ऑब्वियसली बात है 0 होगी। तो व्हेन वी गो हियर एक्स ए 0 हो जाएगा, एक्स बी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये साइड बी कंपोनेंट प्योर की है और ये साइड ए कंपोनेंट प्योर की है। और फ्रॉम रोल्स लॉ में जानता हूं पी ए होता है पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, तो जब एक्स ए 0 था तो पी नॉट ए भी 0 होगा, तो एक्स ए 0 यहां पे है, पी नॉट ए भी 0 होगा। जब एक्स ए बढ़ता जाएगा तो पी ए विल अप्रोच पी नॉट ए, तो द ग्राफ विल गो लाइक दिस। समझे बात? तो ये ग्राफ इंडिकेट करता है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए को। क्लियर और नॉट? सिमिलरली इन सेकेंड केस पी बी मेरे पास है पी नॉट बी एक्स बी। जब एक्स बी 0 होगा तो पी भी 0 होगा, तो एक्स बी 0 यहां पे है तो पी बी भी 0 होगा। जैसे जैसे एक्स बी बढ़ता जाएगा पी बी विल अप्रोच पी नॉट बी, द ग्राफ विल गो लाइक
this. So this line indicates PB is equal to P naught B XB. Clear or not? अब लेते हैं टोटल. तो PS हमारे पास है PA प्लस PB. इसको ओपन करते हैं, ये बनेगा P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB. लेट्स से मैं ले रहा हूं केस ये वाला, जब x से इक्वल टू 1 है, जब x से इक्वल टू 1 है तो xb 0 होगा. केस 1, सॉरी केस 1, जब xa इक्वल टू 1 है तो xb इक्वल टू 0 होगा. तो जो टोटल प्रेशर PS है दैट विल बी इक्वल टू P नॉट A XA 1 है तो PS विल बी इक्वल टू P नॉट A, यानी कि मैं यहां पर हूं अभी. क्लियर? In second case, case number 2, जब xb इक्वल टू 1 होगा तो xa इक्वल टू 0 होगा. तो जो PS होगा that will be P नॉट B XB, और XB तो 1 है तो PS बराबर होगा P नॉट B के. तो अब मैं यहां पर हूं. तो जब मैं धीरे धीरे XA से XB की तरफ जाता हूं तो टोटल प्रेशर जो है वो इस लाइन को फॉलो करेगा. सो दिस इज PS इक्वल टू PA प्लस PB. दैट इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोल्स लॉ. आई थिंक ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, तो आज के लिए हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद एक न्यूमेरिकल ट्राई करके लेक्चर को फिनिश करेंगे. ठीक है? तो ये यू कैन सी द फिगर हियर. एक मेरे पास कंटेनर है, उस कंटेनर में मेरे पास प्रेजेंट है A, मेरे पास प्रेजेंट है B. मोल फ्रैक्शन है B के मेरे पास, मोल फ्रैक्शन है A के मेरे पास. दीज आर द मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन. ऊपर मेरे पास वेपर प्रेशर है PA है मेरे पास, PB है मेरे पास, और ये है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज. अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं एक बार इसको अच्छे से इलेबोरेट कर देता हूं. ध्यान देंगे, यहां पे मेरे पास लिक्विड्स प्रेजेंट है, तो लिक्विड मिक्सचर प्रेजेंट है, तो मिक्सचर के लिए मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं. कैसे निकाल सकते हैं? Number of moles of A by number of moles of A plus number of moles of B, that will be equal to XA. Now these moles are present in this liquid state. Clear or not? मतलब जो particles है A के वो liquid में present है. ठीक है? This YA that will be equal to N dash A by N dash A plus N dash B. Now this mole of A are present in vapor state. तो ये जो पार्टिकल है A के वो वेपर में प्रेजेंट है, ये जो पार्टिकल A के है ये प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर. तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. ठीक है? अब हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसकी हेल्प से मैं YA और YB निकाल सकूं. तो यहां पर हम यूज करेंगे 11th क्लास के डाल्टन्स लॉ का फिर से. और डाल्टन्स लॉ की हमारे पास एक एप्लीकेशन थी. उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको चाहिए किसी भी इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, तो आप क्या करते हैं, आप उस इंडिविजुअल गैस की मोल फ्रैक्शन को लेते हैं, उसे मल्टीप्लाई करते हैं टोटल प्रेशर के साथ. सो दिस इज the vapor pressure of A in there. This is the total vapor pressure that can be called as vapor pressure solution, and this is the mole fraction that has come because of Dalton's laws application. Similarly, जो PB होगा मेरे पास that will be YB PP. और ध्यान दें, I can write PT, I can write PS और I can write P solution. इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है? तो अगर मैं इसको PS भी लिख देता हूं तो भी बात वही पड़ेगी हमारी.
So by this formula we can calculate mole fraction of A and B in the vapor state. और इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो YA बनेगा PA डिवाइड बाय PT और YB बनेगा PB डिवाइड बाय PT। और ये क्या है, ये है P0A XA डिवाइड बाय P0A XA प्लस P0B XB के इक्वल। और ये क्या है, ये हमारा इक्वल है P0B XB डिवाइड बाय P0A XA प्लस P0B XB के इक्वल। तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर स्टेट। इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। ओके, आई थिंक अभी तक हमें कोई डाउट नहीं आया है यहाँ पे। तो इतना करेंगे या थ्योरेटिकल पार्ट हम आज के लिए, एक न्यूमेरिकल हम ट्राई करेंगे, उसके बाद लेक्चर हमारा फिनिश होगा। कोई भी डाउट अगर लगता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन विदाउट हेजिटेशन। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके, तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन यू हैव बीन गिवन ए क्वेश्चन ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3, इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, एंड CH2Cl2 एट 298 केल्विन। तो टेम्परेचर हमारे पास फिक्स है, वहां पे टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि व्हेन यू चेंज द टेम्परेचर वेपर प्रेशर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है कि वेपर प्रेशर की मेजरमेंट के दौरान टेम्परेचर मस्ट रिमेन कांस्टेंट। ओके, are 200 mm of Hg and 400 mm of Hg respectively। तो डाटा हमें क्या गिवन है, हमें कंपोनेंट दिया गया है CHCl3, उस कंपोनेंट का प्योर प्रेशर हमें दिया गया है 200 mm Hg। हमें दिया गया है एक और प्योर कंपोनेंट और उसका वेपर प्रेशर हमें दिया गया है 400 mm Hg। तो दो बातें देखने को मिली अभी। मुझे चाहिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मुझे PS चाहिए, ठीक है। बात वाली PS चाहिए जब हमने मिक्स किया। तो एक कंटेनर में मेरे पास ये था CH2Cl2, एक में मेरे पास क्लोरोफॉर्म था, दोनों को मिक्स कर दिया। कितनी अमाउंट मिक्स करिए, तो मुझे मास दिया गया है, मास है CH2Cl2 का 8.5 ग्राम, और मुझे मास दिया गया है CHCl3 का दैट इज 11.95 ग्राम। तो बाय यूजिंग द मास हमें चाहिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और सेकंड पार्ट में मुझे चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। कहने का मतलब ये है कि मुझे Y ऑफ CH2Cl2 चाहिए और मुझे Y ऑफ CHCl3 भी चाहिए। तो ये सब डाटा मुझे गिवन है, जो लिख लिया है मैंने, और इस डाटा की हेल्प से मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए सोल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं ये जानता हूं कि PS होता है P ऑफ CH2Cl2 प्लस P ऑफ CHCl3, जो कि इक्वल होगा P0 CH2Cl2 प्लस P0 CHCl3। एक बात मिस हो गई कि यहां पे उनकी मोल फ्रैक्शंस भी आएंगी, ठीक है। तो P0 हमें दे रखे हैं, जो कि है यहाँ पे 400 एंड 200। तो ये दिया है 400 मल्टीप्लाई x ऑफ CH2Cl2 प्लस हमें दिया है 200 मल्टीप्लाई x ऑफ CHCl3। अब मुझे चाहिए मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मैं यूज करूंगा मासेस का। क्यों करूंगा? क्योंकि मास का यूज करके मोल्स निकालेंगे और मोल्स का यूज करके निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। तो पहले निकालते हैं मोल्स ऑफ CH2Cl2। मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास इसका हमें दे रखा है 8.5। मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसी कंपाउंड का, that will come out to be 85, that will become 0.1। क्लियर?
सिमिलरली मोल्स निकालेंगे हम CHCl3 के, फॉर्मूला विल बी गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास दिया गया है 11.95। अगर आप इसका मोलर मास फाइंड आउट करेंगे दैट विल कम आउट टू बी 119.5, दैट विल बी 0.1 मोल। ठीक है, हमारे पास मोल आ गए। अब हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन। तो लेट मी फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2, दैट विल बी मोल ऑफ CH2Cl2 डिवाइड बाय मोल ऑफ CH2Cl2 प्लस मोल ऑफ CHCl3, दैट विल बी 0.1 divided by 0.1 plus 0.1, that comes out to be 0.5. So this is the mole fraction of CH2Cl2. इसी तरह हम मोल फ्रैक्शन निकाल पाएंगे CHCl3 की भी, और उसे मैं यहां सॉल्व करता हूं बाय इरेजिंग द क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी हो गई है यहाँ पे, क्योंकि डाटा हम सब लिख चुके हैं, तो वी कैन रिमूव क्वेश्चन, दैट इज द बेनिफिट ऑफ राइटिंग द डाटा। ओके, तो इसी सेम मेथड से मोल फ्रैक्शन CHCl3 की भी निकल के आएगी 0.5। पुट करेंगे वैल्यूज को, तो PS हमारे पास होगा 400 इंटू 0.5 प्लस 200 इंटू 0.5, that will be 200, that will be 100, that comes out to be 300 mmHg. So this is the what? This is the vapor pressure of solution. Clear? अब हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो उसके लिए भी हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था फॉर्मूला Y of CH2Cl2, that will be equal to P of CH2Cl2 divided by PS, where PS is the total vapor pressure of the solution. P of CH2Cl2 will be P naught CH2Cl2 dot X CH2Cl2 divided by PS, and इसकी वैल्यू ये रही 400, ये रही 400, एंड मोल फ्रैक्शन वाज 0.5। टोटल हमारे पास आया 300, दैट विल बी 200 बाय 300, 0 से 0 कैंसिल, दैट विल बी 0.67। 0.67 is the mole fraction of CH2Cl2 in vapor state। और उसी तरह अगर मैं सेम मेथड से मोल फ्रैक्शन निकालता हूं क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 की भी, तो Y of CHCl3 will come out to be 0.33। क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि Y of CH2Cl2 plus Y of CHCl3 will be equal to 1, कि सभी मोल फ्रैक्शंस का सम जो है वो इक्वल टू 1 होता है। So we don't need to do this long calculation, you can just put the value here and get the answer immediately. I think सभी को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट लगता है तो कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ओके, तो और भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिलेगा आपका। सो पहले थ्योरेटिकल पार्ट होगा, थ्योरेटिकल पार्ट आप नोट करेंगे, उसके बाद आप न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे टू गेट योर अंडरस्टैंडिंग बेटर। अब मैं एक बात और कर लूं जरा, कि ये जो हमने मैथमेटिकल पार्ट किया है, क्या हम इसको ग्राफिकली लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं ग्राफिकली हम। सो कैसे लिखेंगे, लेट मी शो यू हियर। तो यहां पे मैं इसको इरेज कर देता हूं, हाँ ठीक है। तो अगर मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां पे, तो हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकेंगे अच्छे से। तो ये रहा मेरा ग्राफ, इस तरह का हमारा ग्राफ बनता है। यहां पर है मेरे पास वेपर प्रेशर ऑफ CH2Cl2 और यहां मेरे पास है वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3। ध्यान देंगे तो वेपर प्रेशर CHCl2 का 400 है, तो मैंने उसको ऊपर लिखा है, और CHCl3 नीचे है, तो उसको मैंने यहां लिखा है। यहां पर होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2, दैट विल बी इक्वल टू 1। यहां पर होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2, that will be 0 here, and mole fraction of CHCl3 will be 0 here, but
mole fraction of CHCl3 will be 1 here। ठीक है, तो अब PS हमारा आया 300 के आसपास, यानी कि जब ये मोल फ्रैक्शन यहां पर थी तो PS हमारा यहां पर था। जब मैं ग्राफ को मीट करूंगा तो इस मोल फ्रैक्शन पे हमारा वेपर प्रेशर PS जो है वो यहां पे लाई करता है। समझ आई बात ये वाली कि नहीं सभी को? आर यू गेटिंग दैट और नॉट? आई थिंक यू आर गेटिंग दैट पार्ट कि जब मोल फ्रैक्शन इसकी 0.5 की मतलब वो हाफ वे में थी तो हमारा PS जो था वो यहां पे था, तो यहां पर हमारा प्रेशर था। तो अब अगर मैं इसकी अमाउंट को बढ़ाता जाऊंगा तो हमारा PS यहां पे शिफ्ट होता जाएगा ऊपर की तरफ, और अगर मैं इसकी अमाउंट को बढ़ाऊंगा तो हमारा PS जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। क्लियर और नॉट सभी को बात ये वाली? ओके, वेरी गुड। अब ध्यान देंगे कि यहां तक जो हमारा पार्ट है ये हमारा पार्ट लिक्विड स्टेट का है, इससे ऊपर का जो हमारा पार्ट है ना ये सभी हमारा वेपर स्टेट यानी गैसियस स्टेट का है। तो इस गैसियस स्टेट में हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है वो है YCHCl3 की 0.33 और YCH2Cl की 0.67। तो इस वेपर प्रेशर पे जो वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन है उसका जो पॉइंट है वो लाई करेगा कुछ यहां पे, इस जगह पे लाई करेगा वो पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ वेपर स्टेट का जब हमारे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है 300 mmHg। समझे बातें वाली कि नहीं? ध्यान रखें ये Y के लिए है वेपर प्रेशर इन दी गैसियस स्टेट। ठीक है, तो जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 300 mmHg होगा उस समय जो मोल फ्रैक्शन है CH2Cl2 की वो 0.67 है और CHCl3 की 0.33 है। तो जो पॉइंट है वो कुछ यहां पे लाई करेगा हमारा। दिस इज द पॉइंट फॉर वेपर फेज मोल फ्रैक्शन। क्लियर और नॉट? ओके, सो इतना ही करेंगे आज हम। बाकी एक पार्ट और रह गया, हम नेक्स्ट कल करेंगे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।